सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड अपडेट को डिस्कस करने से पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखो, जब ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी तो इसको एज ए NBFC कंपनी की तरह हम देखते थे, क्योंकि NBFC कंपनी ही थी। बट RBI के काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हमें देखने को मिला था NBFC सेक्टर से रिलेटेड। इसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने डिसाइड किया था कि हम NBFC नहीं CIC कंपनी बनना चाहेंगे, यानी कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब इसके लिए उन्होंने अप्रूवल भी मांगा था RBI से, अप्रूवल भी इनको मिल गया था। अब CIC रहो या NBFC रहो, अल्टीमेटली आपको करना है ग्रो, क्योंकि आपसे लोगों का कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की इतनी सारी सब्सिडरी है डिफरेंट सेगमेंट्स में, तो हमने उम्मीद यही किया था कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एक्सपेंशंस अच्छा कर सकती है मल्टीपल सेगमेंट्स में, जिस वजह से ग्रोथ कंपनी को मिल सकता है। एक सब्सिडरी है फाइनेंस की, एक सब्सिडरी है इंश्योरेंस की, एक है पेमेंट सॉल्यूशंस की, उसके अलावा पेमेंट बैंक्स की भी सब्सिडरी दिख जाएगी आपको, और AMC वाली सब्सिडरी भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको आप जॉइंट वेंचर भी बोल सकते हैं। अब जॉइंट वेंचर की बात करें, जो कि इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ क्रिएट किया था, जिसका नाम था जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी, या फिर बोल सकते हैं ये जो जॉइंट वेंचर है जियो और ब्लैक रॉक के बीच का, ये काम करने वाली है किस में? ये काम करने वाली है AMC बिज़नेस पे, यानी कि बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब म्यूचुअल फंड बिज़नेस में आप काम करोगे तो विदाउट सेबी अप्रूवल तो आप काम नहीं कर सकते हैं, सेबी की अप्रूवल ज़रूरी है। तो सेबी ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है। अब इसकी जो जॉइंट वेंचर है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर का काम करने वाली है म्यूचुअल फंड बिजनेसेस जो इंडिया की हैं उसमें। अब इसी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने 5 मंथ हाई पे आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि न्यूज़ इसको अच्छा हम मान सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो सेगमेंट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, यहाँ पर इसके जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं। तो देखो, सक्सेसफुल हो तो सकती है, बट इसके लिए कंपनी को एक टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, यहाँ पर न्यू प्लेयर्स की इतनी आसानी से जगह बनती नहीं है। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो अल्टीमेटली आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, और ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपको सूट करता है तो फिर आप पैसा डालना प्रेफर करोगे, राइट। और कोई भी न्यू म्यूचुअल फंड जब आता है तो स्टार्टिंग में लोग पैसा डाल देते हैं, बट मैक्सिमम पैसा तब आता है जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है। और अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अगर टॉप प्लेयर्स की बात करें तो टॉप 3 AMC को अगर देखोगे तो वही 41% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर ले रखे हैं, जिसमें SBI फंड दिखेगा आपको, ICICI प्रूडेंशियल दिखेगा और HDFC AMC दिखेगी। अब इसके अलावा टॉप 10 की बात करें तो वो 90% से भी ओवर का मार्केट शेयर ले रखे हैं। तो इसका मतलब हम यही मान सकते हैं कि ये जो न्यूज़ थी, इसकी जॉइंट वेंचर को जो अप्रूवल मिला था म्यूचुअल फंड बिजनेस में काम करने का, ये न्यूज़ एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव हम ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। बट ये न्यूज़ का एक्चुअल में अगर कंपनी के नंबर्स में कोई इम्पैक्ट दिखाना है तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम लगेगा, जो कि बोल सकते हैं महीनों का नहीं, साल का ज़रूर हम बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले कल में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और भी कुछ बड़ी अपडेट्स हमें सुनने को मिल जाए, और वो अपडेट हमें इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड देखने को मिल सकता है। हाल ही में अलायंस ने बजाज के साथ इंश्योरेंस का जो बड़ा पार्टनरशिप उन्होंने कर रखा था 26 ईयर्स से, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि अलायंस पार्टनरशिप कर सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, और ये पार्टनरशिप बोल सकते हैं अभी के टाइम पे ऑफिशियल तो है नहीं, बट इसके इनिशियल डील साइन हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट का कहना है। अब इनिशियल डील साइन हो चुके हैं तो हो सकता है कि कुछ महीनों में हमें इसके फाइनल कंफर्मेशन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि दो बड़ा ग्रुप है, तो ऐसा तो नहीं है कि दो बात पे ये सारी चीज़ें ईजिली ऑन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसमें एक लंबा नेगोशिएशन होता है, लंबी बातचीत होती है, तो एक लंबा टाइम भी लगता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। और दोस्तों, अगर मान लो ये हो जाता है, ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अलायंस के बीच में पार्टनरशिप हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर का। और अगर ये पार्टनरशिप हो जाए तो 2026 भले कैसा भी कंपनी का जाए, बट 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंपनी का काफ़ी मच बेटर हमें देखने को मिल सकता है 2025, 24 और 2026 के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो सेक्टर है
इंश्योरेंस सेक्टर, ये सेक्टर को उतना टाइम नहीं लगेगा ग्रो करने में जितना एएमसी वाले सेक्टर को लगेगा, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। बट अल्टीमेटली जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो एएमसी से रिलेटेड हो या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, इन सारी चीज़ों का मेन कंक्लूज़न यही निकल के आता है कि मार्केट में जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी से चाहते हैं एक अच्छे प्रॉफिट्स मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट अगर आप अच्छे रिपोर्ट करोगे तो ही आप इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, जो कि करंट टाइम में आप देख सकते हैं 110 के भी ऊपर की पी पे ये कंपनी दिख रही है। और 110 के पी पे अगर ये कंपनी दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे सभी में कंपनी को डबल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट करनी होगी, जो कि अभी के टाइम पे तो कंपनी की तरफ से नहीं आ रहा है, बट हाँ फ्यूचर में ज़रूर आ सकता है, क्योंकि रिलायंस की कंपनी है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी करती हुई दिख रही है, और बड़े बड़े पार्टनरशिप वगैरह भी कंपनी करती हुई नज़र आ सकती है आने वाले कल में, तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में सेबी के रेगुलेशंस की वजह से विजन मार्केट ने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ टाई अप किया है। इनका नाम है मिस्टर कुलदीप सिंह। उनका आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल को वो हैंडल करते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स लेनी है, मार्केट को सीखनी है, कॉल्स लेनी है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉल्स एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसका 1 रुपये भी आपको देना नहीं होता, और उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता भी है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब बजाज फाइनेंस दोस्तों कल के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी, क्योंकि अभी हाल ही में कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को पब्लिश किया था, और उस रिजल्ट के साथ कंपनी ने बोनस स्प्लिट भी दिया था, और साथ में डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की थी। तो फाइनल डिविडेंड कंपनी का था 44 रुपये पर इक्विटी शेयर, और उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट ऑलरेडी कर रखा था, जो कि था 30 मई का, यानी कि 30 मई यानी कि कल तक जो भी कंपनी के शेयर होल्डर थे वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल हैं डिविडेंड के लिए, जो कि 44 रुपये पर इक्विटी शेयर है। एक शेयर है तो 44 रुपये का डिविडेंड कंपनी आपको देगी, और 2 इक्विटी शेयर है तो 88 रुपये का आपको डिविडेंड कंपनी की तरफ से मिलता हुआ दिखेगा। अब ये डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट ऑलरेडी जा चुका है, तो अब डिविडेंड उन्हीं को मिलने वाला है जो कि 30 मई तक कंपनी के शेयर होल्डर थे। अब जो शेयर होल्डर होंगे, मान लो न्यू जो शेयर होल्डर होंगे 30 के बाद, लाइक 2-3 से, तो उन सारे को ये डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि स्प्लिट और बोनस की है, जो अभी भी है टाइम, इसका भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ सकता है, जिसका रिकॉर्ड डेट्स अभी तक कंपनी की तरफ से आए नहीं है। अगर हम बोनस की बात करें तो 4:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस इशू किया था, जिसमें कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 4 इक्विटी शेयर देने का बोल सकते हैं वादा की थी बोनस के तौर पर। उसके अलावा कंपनी ने 1:2 के रेशियो में भी कंपनी ने स्प्लिट दिया था, जिसमें 1 के बदले कंपनी ने 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। तो टोटल 1 के बदले कंपनी ने 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था, स्प्लिट बोनस इंक्लूड कर साथ में 44 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी का डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट था। तो डिविडेंड का तो एक्स डेट ऑलरेडी पास हो चुका है, बट अभी स्प्लिट और बोनस की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आई नहीं है, जब आएगी तो उसकी भी बात हम लोग कर लेंगे। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद कुछ बड़ी अपडेट्स की बात कर लेते हैं, और वो अपडेट है NBFC सेक्टर से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि NBFC सेक्टर एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है। यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी एंट्री हो सकती है, बजाज फाइनेंस यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बड़ी बन सकती है, और भी काफ़ी सारे न्यू प्लेयर्स हैं, पुराने प्लेयर्स हैं जो कि इस सेक्टर में एक बड़े ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें एक नाम है पूनावाला का। पूनावाला फिनकॉर्प आपने नाम सुना ही होगा। उनके तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। आदर पूनावाला ने प्लान कर रखा है कि वो $1 बिलियन कैपिटल रेज करने वाले हैं एक्सपैंड करने के लिए NBFC ऑपरेशंस में, या फिर बोल सकते हैं NBFC सेक्टर में। अब इससे क्या है कि उनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, ऐसा उनका कहना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो कैपिटल रेज करते हुए नज़र आ सकते हैं, ये QIP के ज़रिए हो सकता है, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के ज़रिए। अब ये फंड रेज जो वो करते नज़र आएंगे, इस फंड रेज के बाद उसके हिसाब से, मतलब इनके हिसाब से क्या वो उम्मीद कर रहे हैं ग्रोथ की। तो देखो दोस्तों, अगर करंट टाइम में देखा जाए तो ये 35,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट ओन करती है, जो कि अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 4 टाइम्स है। अब यहाँ से उनका उम्मीद ये है कि 30 से 40% वो एनुअली ग्रो कर सकती है, ये जो कैपिटल रेज ये करेगी और जो एक्सपैंड करेगी NBFC सेक्टर में, उस वजह से। तो बेशक ये एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए गुड न्यूज़ है,
जो NBFC सेक्टर के शेयर होल्डर हैं, या फिर बोल सकते हैं NBFC सेक्टर के कंपनीज़ को ओन करते हैं, जिसमें बजाज फाइनेंस आप ले सकते हैं। किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, कहने का मतलब ये है कि बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट देखने को मिला था कि ये एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है, यहाँ पर पुराने प्लेयर्स की भी जगह है और न्यू प्लेयर्स की भी जगह। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला था कि बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक जैसे दो बड़ा नाम अगर 10 को और भी आ जाता है तब भी ये सेक्टर में ईजिली वो एडजस्ट कर लेंगे। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से मिला था, तो इससे क्लियर समझ आता है कि ये जो सेक्टर है वो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें और भी ज़्यादा अच्छा करता हुआ नज़र आ जाए और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको मेंटेन करती हुई नज़र आ जाए। सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसको मत समझना। कहने का मतलब ये है कि पिछले 1 साल में जो नंबर स्लो हुई हैं हाई इंटरेस्ट के रेट की वजह से, तो इससे काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सेक्टर में ही स्लो डाउन है। तो सेक्टर में स्लो डाउन तो है, बट इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो सेक्टर वापस से पहले की तरह परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लोगों को लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।